नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कानानास्किस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने और आपको बताएंगे कि जिसे लेकर साधना ग्रुप ने टाइम्स ऑफ एशिया के वरिष्ठ पत्रकार से G7 शिखर सम्मेलन को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मैं जितेंद्र कुमार साधना ग्रुप से इस समय G7 कानानास्किस में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि G7 का जो समिट है वो कानानास्किस अल्बर्टा में हो रहा है। ये कनाडा का एक स्टेट है। वहाँ पे एक छोटी सी काउंटी है जिसका नाम है कानानास्किस। यहाँ पे सिर्फ 150 लोगों की जो है पॉपुलेशन बताई जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। बहुत उत्साह है लोगों में। दुनिया से अलग अलग देशों से यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, मीडिया पर्सन्स आए हुए हैं। पूरे इवेंट को बड़े गर्मजोशी के साथ उसको कवर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस समय G7 के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं और जैसे जैसे वो आते चले जाएंगे आपको उसका फीड लाइव उसका मिलता चला जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो है नरेंद्र मोदी जी को जैसे इनवाइट किया गया है, कई लोगों में उसमें थोड़ा सा रोष भी था कि उनको क्यों इनवाइट किया गया है, पर फिर भी उनको जो इनविटेशन मार्क कार्नी ने भेजा है उसके बारे में काफ़ी चर्चा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो कनाडा और इंडिया के जो रिश्ते हैं थोड़े से जो बिगड़ गए थे पिछले 2-3 सालों में, क्या वो रीसेट करने का एक ये बहुत बड़ा मौका इस समय मिल रहा है दोनों देशों को। और ये काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको वेलकम कर रहे हैं कि इनविटेशन आया है। और नरेंद्र मोदी जी का शायद बता रहे हैं कि शायद 24 घंटे का ही यहाँ पे स्टे होगा, ज़्यादा देर वो नहीं रुक पाएंगे क्योंकि उन्हें और भी दूसरी कंट्रीज़ में जाना है। शायद यूरोप में उनका दौरा इसके बाद चालू होगा। पर ये एक बहुत ही वेलकमिंग मूव जो है वो बताया जा रहा है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो दोबारा से एक बार फिर से एक बनने की उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे और भी चीज़ें होती चली जाएंगी, डेवलपमेंट्स होंगे, हम आपको पूरी खबर देंगे। पर फिलहाल के लिए इतना ही। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं माननीय जो मार्क कार्नी जी, उनकी अध्यक्षता में जो G7 यहाँ पे समिट हो रहा है कानानास्की में, और जो अल्बर्टा प्रोविंस है यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक उनकी तरफ से किया गया जो आयोजन है, जिसमें सभी देशों के जो लीडर्स हैं यहाँ पे और मार्क कार्नी जी की उपस्थिति में जो उनको संबोधन करेंगे। और दूसरी तरफ से जैसे कि जो not only leaders of the G7, there are other leaders are invited to G7 summit as well। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्क कार्नी की तरफ से हमारे जो प्रधानमंत्री कनाडा के, उनकी तरफ से जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी जो इनविटेशन है भेजा गया था। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो ये इनविटेशन है G7 समिट का, वो स्वीकार किया गया था। और हमारा ये मानना है जैसे कि भारत आज जो चौथी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था बन चुका है हमारे जो वर्ल्ड की, और जो हमारी जो टाइज है कनाडा और इंडिया की, इट्स बिन लॉन्ग टाइम टाइज। और जो भारत और जो कनाडा के बायलैटरल जो संबंध रहे हैं बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। और मार्क कार्नी जी का कहना है कि आने वाले समय में भी जो ये G7 समिट होगा उस पर बहुत सारे जो विषय हैं उन पर बात की जाएगी, जैसे कि भारत के जो ट्रेड को लेकर, पब्लिक सेफ्टी को लेकर, वो सारे जो विषयों पे जो बात होना संभव है। और एक ये बहुत ही अच्छा जो अनुभव है हमारे लिए और यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए, और जो इंडियन डियास्पोरा के लोग हैं जो भी जो यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं उनका भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ पर डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। कहा जा रहा है कि जैसे मोदी जी इस समय यूरोप के दौरे पे हैं और वो शायद कल यहाँ पे आएंगे। कल ऐसा माना जा रहा है कि G7 के जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके सारे बायलैटरल मीटिंग्स कल तक हो चुके होंगे और उसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या सुन रहे हैं, जो कि जो इंडियन डायस्पोरा का जैसे आपने नाम लिया, तो इंडियन डायस्पोरा मोदी जी के आने के लिए क्या मतलब वो उत्साहित है या उनके
उनकी उसके बारे में क्या फीलिंग है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, इट्स बिन लॉन्ग टाइम। जो ये सभी को भली भांति पता है कि जो फ्रिक्शन चल रही थी इंडिया और कनाडा के बीच, तो उसी को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय में काफी लोगों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ा, चाहे वो वीजास को लेके हो। जो अभी तो जो सारा कुछ अभी ठीक चल रहा है, बट पहले कुछ समय से इसको लेकर काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बट अभी जो लोगों में बड़ा उत्साह है, स्पेशली जो इंडियन डियास्पोरा के लोग हैं, उनको बहुत अच्छा उत्साह की भावना है उनमें कि इस मीटिंग के बाद, G7 समिट के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय जो मार्क कार्नी जी हैं, उनके बीच में जो ये चर्चा होगी, उनके बीच में जो पब्लिक सेफ्टी को लेकर, उनके बीच में जो ट्रेड को लेकर एक बहुत बड़ा जो जब नरेंद्र मोदी जी को जब उन्होंने इनवाइट किया तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये अच्छा नहीं लगा। इसके बारे में आप क्या सुन रहे हैं ग्राउंड लेवल पे? जी बिल्कुल जी। यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सरी न्यूटन से मिस्टर सुख धालीवाल जी, उनकी तरफ से जो कॉकस है, यहाँ की जो लिबरल कॉकस है, और प्रधानमंत्री साहबान को उनकी तरफ से इस जो निमंत्रण को उन्होंने गलत ठहराया था, तो उनके कुछ जो कंस्टिट्यूंस है, उनकी राइडिंग के लोग हैं, उनकी तरफ से जो MP साहबान को जो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस और बहुत सारे फोन्स और ईमेल्स आ रही थी कि जो निमंत्रण पत्र है ये नहीं जाना चाहिए था। बट जब हमने उनसे बात करी, हमने खुद उनसे इंटरव्यू करी, उनसे बात करी, उनका ये कहना था कि मेरे पास जो जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो जो निज्जर केस को लेकर, तो अभी जो उनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके ऊपर उनका जो अभी तक कुछ फैसला नहीं आया, तो उनका ये कहना था कि अगर वो अभी तक कुछ नहीं हुआ तो इसीलिए जो निमंत्रण पत्र है ना, उनको नहीं भेजना चाहिए था। बट दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि अब जो निमंत्रण पत्र जा चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, सो मिस्टर धालीवाल का ये कहना था कि आगे हमने ये देखना है कि जो हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री है वो मोदी जी के साथ जो ये इस विषय पर किस लेवल तक बात करते हैं, ताकि जो आगे भारत और इंडिया का संबंध है वो अच्छा बनाया जा सके और पूरा कॉपरेशन के साथ दोनों जो देशों का एक अच्छा संबंध मूविंग फॉरवर्ड बने। जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में बिजनेस गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया और आपको बता दें कि बैठक को संबोधित भी किया। इस दौरान व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया, जिसमें विकास की अपार संभावना है। और मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। बिजनेस लीडर के साथ इतना बड़ा राउंड टेबल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। उन्होंने मेरे लिए और हमारी पार्टनरशिप के लिए जो सकारात्मक विचार रखे हैं, मैं इसके लिए भी आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का साइप्रस में आना हुआ है और सबसे पहला कार्यक्रम बिजनेस राउंड टेबल का हो रहा है। ये एक संकेत है कि भारत और साइप्रस के संबंधों में आर्थिक जगत से जुड़े लोगों का कितना महत्व है। आपके विचारों को मैंने बहुत गौर से सुना है। भारत साइप्रस आर्थिक संबंधों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैंने महसूस किया है। आपके विचारों में सिर्फ संभावना ही नहीं, संकल्प को भी मैं महसूस कर रहा हूं। यह स्पष्ट है कि हमारे संबंधों में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। फ्रेंड, साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है, जिसका आप लोगों ने भी उल्लेख किया, और भारत में यहां से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस में, और एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है।
आप में से अधिकतर लोग भारत से जुड़े हुए हैं और पिछले 11 वर्षों में भारत की ग्रोथ स्टोरी को भी देखा है। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी के साथ वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लाई गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है। हजारों की संख्या में कानूनों में डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की है। विश्व में वैक्सीन्स, जेनरिक मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स उसका नया ऑर्डर दिया है। इनोवेशन भारत की आर्थिक शक्ति का मजबूत स्तंभ बना है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। इनमें से 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है।
साइप्रस एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारत में भी हम डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर बल दे रहे हैं। हमारे टूर ऑपरेटर्स के बीच नजदीकी सहयोग विन विन हो सकता है। ऐसे कई और क्षेत्र हैं जिनमें आपसी सहयोग के लिए बहुत ही पोटेंशियल है। फ्रेंड्स, पिछले महीने भारत और यूके के बीच एक एम्बिशियस एफटीए पर सहमति बनी है। अब हम भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इस साल के अंत तक संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी नेगोशिएशन में गति आई है। इसका लाभ आप सब साथियों को अवश्य मिलेगा। मैं भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल की स्थापना का स्वागत करता हूं। यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकता है। फिर अब सभी ने जो विचार रखे हैं, जो सुझाव दिए हैं, उनको मेरी टीम ने नोट किया है। हम इन पर एक्शन प्लान बनाकर फॉलोअप करेंगे। मैं आपको भारत आने का निमंत्रण भी देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस मीटिंग के लिए अपना समय निकाला। इस राउंड टेबल को सुयोजित ढंग से आयोजित करने के लिए मैं साइप्रस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट साइप्रस का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्त यातायात लखन सिंह ने कहा कि वाहन चालक द्वारा वाहन से किसी भी प्रकार के स्टंट करने पर यातायात पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 15 जून 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक बाइक सवार और उसके साथ सहसवार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेकर उस पर भारी मात्रा में चालान किया गया है, लगभग 54,000 रुपये का। इसके साथ ही नोएडा गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस सभी से ये अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें। यह आपकी सुरक्षा के लिए है, साथ ही दूसरों की सुरक्षा के लिए भी है। यदि किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राहत आयुक्तों और आपदा प्रतिक्रिया बलों के सम्मेलन में भाग लिया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत उपायुक्तों और आयुक्तों को और आपदा प्रतिक्रिया बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन हम सभी के लिए यह आनंद का विषय है। 10 वर्षों में एनडीएमए और एनडीआरएफ और सीडीआरआई ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा किया है। पूर्ण शिविर 2 दिन का इसकी शुरुआत होने जा रही है। विगत 2 वर्ष से गत वर्ष और इस वर्ष हमने राहत और आपदा प्रबंधन दोनों से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों के वर्कशॉप को, उनकी मीटिंग को एकत्रित कर एक ही मीटिंग के अंदर, एक ही वर्कशॉप के अंदर ढेर सारी एजेंसियों को एकत्रित कर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ विचार का ये मंच बनाने का काम किया है। गत वर्ष के शिविर के बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं, क्योंकि एक साथ मुख्य सचिव, राहत आयुक्त, निर्देशक होमगार्ड, अग्निशमन सेवा के महानिर्देशक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए, एनआईडीएम
और सभी अर्धसैनिक बल के मुखिया अगर एक ही मंच पर उपस्थित होते हैं और विचार विमर्श होता है तो स्वाभाविक रूप से कमियों को दूर करने में और पूरे देश को आपदा के सामने लड़ाई में सुसज्ज करने में बड़ा फायदा होता है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है और मैं मानता हूं कि ये परंपरा को और सुदृढ़ करना चाहिए। आभासी तरीके से इसमें हर बार कुछ न कुछ जिलों को और कुछ न कुछ आपदा के दृष्टि से संवेदनशील तहसीलों को भी जोड़ने की परंपरा एक बार शुरू करनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार होता है वो धीरे धीरे जिला और तहसील स्तर पर भी परकोलेट करने में हमें सहायता मिले। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं। चलिए आपको साइप्रस लिए चलते हैं, जहां पर भारत साइप्रस प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष साइप्रस की यूरोपियन यूनियन अध्यक्षता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान
और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।